Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point। गाइस ये आपकी जो है ये डी ट्रिपल एस पी की जो 2024 की वैकेंसी है उसकी इंग्लिश की क्लास है और ये आपकी प्रैक्टिस क्लास एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगी, सारे ही आंसर का ब्रीफ डिस्कशन में आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसमें आपको लिटरेचर प्लस ग्रामर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड ये क्लास मात्र डी ट्रिपल एस पी के लिए ही नहीं है, चाहे आप BPSC 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तीनों ही क्लासेस में ये आपको जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और इनफैक्ट ये मात्र 3 की वैकेंसी के लिए ये नहीं है, आप किसी भी लिटरेचर से मतलब किसी भी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी टीजीटी पीएचडी हो उसमें लिटरेचर और ग्रामर आ रहा है तो उसमें ये वाली क्लास आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका प्रैक्टिस क्लास है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, ये टीजीटी पीएचडी के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही हम कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स 8-10 क्लास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका थ्योरी का क्लास स्टार्ट करेंगे डी ट्रिपल एस बी का। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं, मीन्स अपने प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या दिया गया है, इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 आर गिवन, फाइंड आउट द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो आपको इन चारों में से स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो आपके सामने आंसर भी दिया है, बट आपको क्या करना है, पहले अपना आंसर खुद मैनेज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पास जो एक्सप्लेन किया गया है उसको यहाँ पास आपको टिक करना है कि राइट है आपका कि नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ये वाला है ना, जो इन्वर्टेब्रेट होता है वो होता है INVERTEBRATE। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसका स्पेलिंग देख लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऑमलेट की स्पेलिंग पूछी गई है, तो बच्चे ऑमलेट के स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, और मोस्टली ये ऑमलेट वर्ड जो है वो देखने को एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है अगर स्पेलिंग वाले क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो फ्रेंड इसका भी राइट आंसर जो है ये वाला है ना, ऑमेलेट। तो इसको मैं याद ऐसे करती हूँ, ऑमेलेटे ऐसे बोलती हूँ तो स्पेलिंग आराम से याद हो जाता है। तो हम जैसे कि यहाँ पर जैसे कि रहते हैं विच इज़ अ डिश, यहाँ पर बताया हुआ है मेड बाय मिक्सिंग एक ही, मीन्स ऑमलेट क्या होता है बताया है कि मिक्सिंग एग्स टुगेदर एंड फ्राइंग देम। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पास कज़न का स्पेलिंग पूछा है ना, यहाँ पास कज़न ने क्वेश्चन का स्पेलिंग पूछा है, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पास भी आप देख सकते हैं जो राइट आंसर है। देखिए इस तरीके से ये स्पेलिंग आप जितना भी पढ़े रहे हैं, बट एग्जाम में स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली अच्छे से अच्छे बच्चों का जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज CUISINE। मैंने जैसे इसको कज़न पढ़ लिया, बट ये कज़न नहीं होगा, मैंने ये वाला पढ़ा और कज़न देख लिया, बट क्वेश्चन होगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं, भाई ये वाला जो ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बार डायरिया एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चे हमेशा एक ऑमलेट में और एक डायरिया वाले में, इन दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन सा इसमें राइट है कौन सा नहीं है। तो देखिए जो डायरिया का स्पेलिंग है ये है ना, DIARRHOEA। तो फिर फ्रेंड बार बार आप डायरिया का स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि हमेशा क्या बच्चे क्या करते हैं ये वाला लगा के चले जाते हैं, बट ये नहीं है। जो डायरिया की स्पेलिंग आप ऐसे याद कर लीजिए, डायरहोइया। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आराम से आपका याद हो जाएगा, जैसे DIARRHOEA। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम 5 नंबर पे मूव करते हैं। आपको बताना है कि किसका है। दाउ हैड्स अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक अ सी, लाइक द सी, प्योर इज द नेक्ड हेवंस, मजेस्टिक फ्री, द एबो लाइन्स आर रिटन फॉर। किसके लिए लिखा गया है बताइए। तो ये फ्रंट लाइन लिखा गया है, आपके सामने आंसर है तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, मैं बस डिस्कशन कर देती हूँ कि दीज लाइन्स हैव बीन रिटन
टेकन फ्रॉम द पोएम लंदन 1802। लंदन 1802 में किसके बारे में लिखा गया है फ्रेंड? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ के ने लिखा, और किसके बारे में लिखा है इसमें सबको पता है कि उन्होंने जॉन मिल्टन को प्रेज करते हुए जो लंदन 1802 लिखा है पोएम, उसमें इसमें जो इन्होंने लिखा है जॉन मिल्टन को प्रेज करते हुए लिखा है। और फिर यहाँ पास लिखा है कि द एबव लाइन्स आर रिटन फॉर, तो फॉर यहाँ पास पूछा है ना, तो फॉर किसके लिए हुआ है? जॉन मिल्टन के लिए। यहाँ पास जो ये लाइन लिखी गई जॉन मिल्टन के लिए लिखी गई, और पूछते कि किसके थ्रू लिखा गया, तब आपको विलियम वर्ड्सवर्थ लगाना है। इस वाले ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए होते हैं कि किसके द्वारा कहा गया, किसके लिए कहा गया। तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि फॉर कहा गया है या थ्रू कहा गया है। अगर फॉर कहा गया तो यहाँ पर जस्ट मीन्स जॉन मिल्टन हो गया लंदन 1802 का, और अगर थ्रू कहा गया मिस किसके थ्रू लिखा गया है, या फिर बाई कहा गया है, या यहाँ फॉर की जगह पे आप बाई होता तो यहाँ पास विलियम वर्ड्सवर्थ आप कर सकते, बट यहाँ पास क्या लिखा गया है? फॉर लिखा गया है ना, तो हम जॉन मिल्टन को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो यहाँ पास बताना है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। अगर कोई व्यक्ति मर्डर ऑफ अ ब्रदर है, तो मतलब कि कोई व्यक्ति अगर अपने भाई का मर्डर करता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फैट्रिसाइड, सोरियोसाइड। तो यहाँ पास बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है कि जो अगर मर्डर ऑफ अ ब्रदर हो। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आप बताइए। सबसे पहले तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो फैट्रिसाइड है ना। फैट्रिसाइड है कि अगर कोई अपने भाई का हत्या कर दे या फिर मर्डर कर दे तो उसको क्या कहते हैं? फैट्रिसाइड। अगर सिस्टर का कर दे तो वो सुसाइड। अगर होमिसाइड मतलब किसी उसका कर दे होम का तो होमिसाइड होगा। और इन्फेंट किसी मतलब इन्फेंट मीन्स चाइल्ड वगैरह का हो गया, बच्चों का, तो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसका राइट आंसर है जो वो फैट्रिसाइड होगा। तो यहाँ पास हम एक बार ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पास जैसे कि देखिए होमिसाइड मीन्स क्या होता है? जैसे कि किसी एक इंसान की हत्या करना, मतलब किसी ह्यूमन की हत्या करना। द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, मतलब किसी और के द्वारा किसी ह्यूमन की हत्या करना, उसको क्या कहते हैं? होमिसाइड कहते हैं। इन्फेंटिसाइड किसे कहते हैं? द इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स आर ऑफ स्प्रिंग्स, है ना। और सोरियोसाइड किसे कहते हैं? द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 7। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। बहुत ये वाला बहुत बार पूछा गया कि भाई किसके द्वारा एवर एंड्यूरिंग मैन किसको कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पास भी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है कि किसके द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा गया है। तो एस.टी. कोलरिज के द्वारा कहा गया ना। सैमुअल टेलर कोलरिज इनका फुल नेम था इनका। नॉर्मली सब इनको एस.टी. कोलरिज कहते हैं, बट इनका फुल नेम क्या है? सैमुअल टेलर कोलरिज। तो कभी कभी एग्जाम में इनका फुल नेम भी पूछ लेता है, तो नॉर्मली आप फुल नेम से ही बुलाएंगे तो आपकी आदत पड़ी रहेगी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, इन्होंने कहा था इन हिज पोएम। कौन से पोएम है? टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनको प्रेज करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कोलरिज ने वाली पोएम लिखी थी, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इन टू विलियम वर्ड्सवर्थ सैमुअल टेलर कोलरिज प्रेजेस विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएटिक एबिलिटी। उनकी जो पोएटिक एबिलिटी थी भाई सबको पता है कि जो वर्ड्सवर्थ ही एक नंबर का पोएट रखते हैं। इनफैक्ट रोमांटिक एज का शुरुआत ही इन दोनों ने ही मिलके किया था ना। किसने किसने किया था? एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। कब किया था फ्रेंड? 1798 में किया था ना। ये सब आपको याद बिल्कुल होना चाहिए। तो इन दोनों ने ही मिलके किया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक मतलब बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं अपने टाइम एरा की। उस टाइम के नहीं, अभी भी विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, मार्क द पार्ट विद द एरर, है ना। रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इट वॉज मीरा हो, तो आपको बताना है कि क्या इस वाले लाइन में मिस्टेक है, या फिर द सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस। ऑप्शन 3 टू वेलकम ईच डेलीगेट। ऑप्शन 4 ऑन देयर अराइवल। तो यहाँ पास जो राइट आंसर है फ्रेंड वो क्या आपको करना है? एरर पहचानना था ना। मार्क द पार्ट विद द एरर। तो यहाँ पास जो है ये वाले ऑप्शन में है। बाकी तो सब तो ठीक लग रहा है, बट ये वाला ऑन हिज अराइवल शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑन देयर अराइवल होना चाहिए था ना। हिज नहीं होना चाहिए था, देयर होना चाहिए था। तो फ्रेंड इस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन साइड मूव करते हैं। तो इसमें राइमिंग स्कीम पूछा हुआ है ना। तो चाहे इसमें देखिए पेट्राचन सोनेट का इसमें राइमिंग स्कीम पूछे, कभी कभी शेक्सपियरियन सोनेट का पूछ लेता है, कभी कभी मतलब 3 टाइप के सोनेट माने जाते हैं। तो इसमें देखिए पेट्राचन का पूछा है। आप मुझे कमेंट में शेक्सपियरियन सोनेट का बताएंगे। बहुत ईजी है और सबके बिल्कुल ज़बान पे रटना होना चाहिए ना, बहुत ईजी है। तो इसमें मैं पेट्राचन का बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही सरल है।
तो पेट्रार्चन का टफ माना जाता है और शेक्सपियर का बहुत ही सरल है ना। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और पेट्रार्चन का मैं इसमें यहाँ पास ऑप्शन में यहाँ पास आपके दिखा गया है। तो राइट आंसर क्या है, ये वाला है ना, ABBA CD ये पेट्रार्चन सोनेट का जो है ये राइमिंग स्कीम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पेट्रार्चन सोनेट इज़ अ सोनेट फ्रॉम एसोसिएटेड विद द पोएट पेट्रार्च। इन्हीं के नाम पे ये जो सोनेट है फेमस हो गया। हैविंग ऑक्टिवा राइमिंग, इसमें मतलब 8 लाइन की जो राइमिंग देखने को मिली है, ABBA CD। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर सोनेट आपको काउंट करना नहीं आ रहा तो मेरा प्रीवियस का KVS का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक एक राइमिंग स्कीम सब कुछ मतलब बहुत अच्छे मैंने फिगर ऑफ स्पीच हर एक चीज़ बहुत ईजी से समझाया है। इतना ईजी समझाया है कि बच्चे अगर इस वीडियो को देख लें तो उनका भी बहुत अच्छे से सब कुछ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने अगर इन सब में कंफ्यूज है, फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और भी टाइप्स ऑफ लिटरेचर जिसमें भी कंफ्यूज, आप प्रीवियस का वो क्वेश्चन KVS के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पास आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, बहुत इजी ये भी है। राम शेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज़। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि राम बोल रहा है कि हाउ लवली दिस फ्लावर इज़। तो ये एक प्रकार से आप जैसे कह सकते हैं, जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे अभी मैं जब आपकी ग्रामर की क्लासेस लूँगी तो उसमें सेंटेंस पढ़ाऊँगी, तो उसमें कौन सा सेंटेंस को किस प्रकार से बोला जाता है उस तरीक़े को मैं बताऊँगी तो आराम से हो जाएगा। बट यहाँ पास क्या करना है आपको, क्या करना है, नरेशन करना है ना, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, राम एक्सक्लेम्ड होगा। मतलब ये नहीं कह हाउ लवली दिस फ्लावर इज, हाउ लवली दिस प्लेस, ऐसा सब नहीं बोलते कि बहुत ही क्या एक्सक्लेम करते हैं कि विथ जॉय, मतलब हाउ राम इज क्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज अ लवली फ्लावर। ये वाला राइट ऑप्शन सही होगा ना। तो वो क्या कह रहा है, मतलब कि बहुत खुशी से कह रहा है कि फ्लावर भाई कितना सुंदर है। द गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। यहाँ पर जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बहुत सारे निगेटिव, अफर्मेटिव बहुत सारे रहते हैं। तो मैं आपको आराम से बताऊंगी और बहुत ईजी आपको समझ में आएगा जब हम थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बट अभी 8-10 क्लासेस जो है प्रैक्टिस क्लास लेंगे, जिससे कि थोड़े स्टूडेंट मेरे चैनल पे आने लगे। ऐसे वीडियो बनाओ और कोई देखे ना तो बुरा लगता है ना, इसलिए थोड़े स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे आने लगेंगे तो मैं आराम से थ्योरी क्लासेस आपका स्टार्ट कर दूंगी। इट विल बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलो, interjectional words or phrases will be omitted and the emotion will be expressed through exclaim with joy, exclaim with sorrow, ऐसे करके होता है ना, फिर दिस का डेट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड अगर मेरा स्पीकिंग थोड़ा सा तेज़ है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, प्लीज़ आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा इसलिए मैं जल्दी करती हूँ कि 15-20 मिनट में आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन and like my all videos if you interested. So question number 11 is here. The line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems? तो आपको बताना है ये लाइन जो है किसमें से है। बहुत सिंपल, मतलब आप अगर टीजीपीटी तैयारी कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा। तो फ्रेंड जो ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है। तो मिल्टन कहते हैं भाई सर्व लाइफ में वही कर सकता है जो कि मतलब क्या करेगा, खुद खड़ा होगा, वेट करेगा, अपने अपनी मुश्किलों से खुद लड़ेगा, वही ही सर्व कर सकता है। जैसे कि सबको पता है कि मिल्टन जो थे क्या थी, ब्लाइंड थे। तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी मुश्किल है कि मैं दुनिया को देख ही नहीं सकता, फिर भी वो अपनी पोइट्री को लिखते हैं ना, फिर भी वो इतने बड़े पोएट बनते हैं। मतलब उन्होंने अपनी मुश्किलों के सामने हार नहीं माना, उसको इनफैक्ट अपनी ताकत बना ली। तो ऐसे वो कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्यूर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पास वेट तक और आगे लाइन बहुत अच्छी लाइन है ये, और सभी को ये चीज़ अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। ये वाला लाइन जो है सभी को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए ना, अगर आपको सक्सेस पाना है तो। They also serve who only stand and wait occurs in the poem On His Blindness by John Milton. The poet reflects that he has a place in God's worth despite his disability. मतलब वो कहते हैं कि मैं गॉड के पास हूँ, हालांकि मेरे पास डिसेबिलिटी है, बट फिर भी मैं इस डिसेबिलिटी को अपने सामने नहीं आने दूंगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द करेक्ट स्पेलिंग इज, एग्जाम में भर भर के स्पेलिंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं। और जो इसका राइट आंसर है वो है कॉन्सोडेंटल, है ना, कॉन्सोनेंटल। तो कॉन्सोनेंटल का स्पेलिंग यहाँ जो है वो ये है CONSONANTAL। आई होप आप समझ पाए होंगे और सही सही किए होंगे। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गल्सवर्दीज आइडियाज इन ऑन द ड्रामा। तो ये बताना है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। तो ये जो फ्रेंड इसका आंसर है द एन ऑफ ट्रंक्विलिटी के जो इन्होंने आइडिया है वो बार बार अपने वर्क्स में फॉलो, अपने ड्रामा में क्या किया है, फॉलो किया। तो राइट आंसर इज द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी बाय जॉन गल्सवर्दी collects a representative cross section of his work including short stories, essays and autobiographical recollections। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो इनकेपेबल यहाँ पास बताना है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, इट मीन्स बियॉन्ड करेक्शन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब ये जो है इसको आप एक वर्ड में कैसे मतलब फेमस वो बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो एक वर्ड यूज़ होता है वो होता है फ्रेंड इनकरेजिबल। हाँ, इनको मीन्स वो इनकरेजिबल मीन्स होता है कि इसका यहाँ पास देखिए चारों को बताया हुआ कि राइट आंसर ये है, और इन सब का भी बताया हुआ है। जस्ट सेकंड मैं इन सब का भी पहले बता दूँ। जैसे इम्प्रेग्नेबल होता है अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, है ना, इसका मीन्स ये होता है। और इनएफिकेबल मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है अनेबल टू बी इरेज्ड और फॉरगॉटन। और इनडिलेबल मीन्स होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हर एग्जाम में आपको कम से कम 7 to 8 प्रपोजिशन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रपोजिशन आप अपनी बहुत अच्छी कर लीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इट वॉज वेरी जेनरस यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो अबाउट नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा ऑफ होगा ना, इसका होगा इट वॉज वेरी जनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ में आपके लिए लाती रहूँगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।